प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिल्ड्रन अकेडमी स्टूडेंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने 21वीं सदी के प्रबंधक पीटर एफ ड्रकर के बारे में पढ़ा था। उनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। 1 नंबर की उनका जो इंट्रोडक्शन है, उनका जो परिचय है उसके बारे में, कि पीटर एफ ड्रकर का जो जन्म हुआ था 1909 में और मृत्यु 2005 में हुई। पीटर एफ ड्रकर को 2002 में अमेरिका में प्रबंध के योगदान के कारण राष्ट्रपति द्वारा उनको सम्मानित किया गया, उनको पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में एक अमेरिकन पत्रिका बिजनेस वीक एंड मैगजीन में उनको प्रबंध गुरु के नाम से अलंकृत किया गया। तत्पश्चात उनका जो मुख्य जो कार्य माना गया, पीटर एफ ड्रकर ने एक प्रबंध जो होता है उसका जो मुख्य जो कार्य है वो है नव परिवर्तनों सृजन करना। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि व्यक्ति ही प्रबंध करते हैं, न कि शक्तियां तथ्य। तत्पश्चात पीटर एफ ड्रकर ने 1980 में मैनेजिंग इन टर्बुलेंट टाइम्स नाम की पुस्तक लिखी। इसमें प्रबंध की जो समस्याएं, जो चुनौतियां हैं, उनका अध्ययन किया और प्रबंध के महत्व के बारे में उन्होंने कहा कि प्रबंध एक ऐसी शक्ति होती है, प्रबंध वह होता है जो एक भीड़ को संगठन में बदल देता है तथा मानवीय प्रयासों को परिणामों में बदल देता है। इस प्रकार से प्रबंध के बारे में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंध के 5 कार्य और महत्वपूर्ण बताए। पहला जो कार्य उन्होंने बताया वो था ध्येय उद्देश्य। दूसरा कार्य उत्पादक कार्य एवं श्रमिक उपलब्धि। तीसरा सामाजिक प्रभाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व। चौथा समय आयाम। और 5वां जो उनका कार्य था वो था प्रशासन एवं उद्यमिता। इस प्रकार से पीटर एफ ड्रकर के बारे में कल मैंने आपको बताया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रबंध तकनीक या नवीन प्रवृत्तियां। प्रबंध की तकनीक, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट या मॉडर्न ट्रेंड्स, यानी प्रबंध की आधुनिक प्रवृत्तियां और प्रबंध की तकनीकें कौन कौन सी हैं। वर्तमान समय के अंदर हम लोग देखते हैं व्यक्ति, संगठन, समाज अनेक प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं जिसका प्रभाव व्यवसायिक वातावरण के ऊपर पड़ता है। व्यवसाय के जो बाह्य घटक होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सभी व्यवसाय को बाह्य रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव व्यवसाय के आंतरिक रूप में भी पड़ता है। तो व्यवसाय के बदलते परिवेश में आधुनिक जो प्रवृत्तियां होती हैं काफी महत्व होता है। इसलिए व्यवसाय के अंदर आधुनिक प्रवृत्तियां वर्तमान में जो देखने को मिलती हैं उनमें जैसे उद्देश्य अनुसार प्रबंध है, या उद्देश्य द्वारा प्रबंध है, अपवाद द्वारा प्रबंध है, व्यूरचनात्मक प्रबंध है, शोध द्वारा प्रबंध है, परिवर्तन प्रबंध है, प्रबंध सूचना प्रणाली है, संघर्षों का प्रबंध है। अनेक प्रकार की तकनीकें जो होती हैं वो इसके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अपने पाठ्यक्रम में जो सिलेबस की दृष्टि से 3 तकनीकें अपने को दी गई हैं। प्रबंध की मुख्य तकनीक, प्रबंध की मुख्य तकनीकों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहली है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। दूसरा अपवाद द्वारा प्रबंध।
तीसरा व्यू है रचनात्मक प्रबंध। अध्ययन की दृष्टि से अपने जो पाठ्यक्रम में है ये 3 प्रकार की जो तकनीक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध और व्यू रचनात्मक प्रबंध। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। इसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध से आप क्या समझते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रणाली या प्रक्रिया होती है इसमें सभी प्रबंधक एवं अधीनस्थ मिलकर के संगठनात्मक उद्देश्य, विभागीय उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात इनकी प्राप्ति के लिए इनके अकॉर्डिंग संगठनात्मक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे नियोजन, संगठन, नियंत्रण सभी जो होते हैं उसके कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार से संगठन में एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है इसमें व्यक्ति, संगठन और पर्यावरण आदि में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। ये उद्देश्य द्वारा प्रबंध होता है। इसके बाद मैंने आपको इसकी विशेषताएं बताई थी। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था यह एक मानवीय प्रक्रिया होती है, कार्यात्मक अवधारणा होती है। इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य का निर्धारण करना होता है। यह परिणामोन्मुखी अवधारणा होती है और यह सहभागिता पर बल देती है। ये मैंने आपको कल बताई थी। आज हम पढ़ेंगे मैं जो है वो है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के लाभ। अध्ययन की दृष्टि से उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध है इसके लाभों को हम 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है संगठन को लाभ, दूसरा है उच्च प्रबंधकों को लाभ है, और अधीनस्थों को लाभ। अधीनस्थों को लाभ सबसे पहला जो आता है वो है संगठन को होने वाले लाभ। उद्देश्य द्वारा प्रबंध से संगठन को कौन कौन से लाभ होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है संगठन को होने वाले लाभ। संगठन को होने वाले लाभ। उद्देश्य द्वारा प्रबंध से एक संगठन को निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला है श्रेष्ठतम या श्रेष्ठ प्रबंधन, श्रेष्ठ नियोजन, तीसरा है संगठन की स्पष्टता, चौथा वचनबद्ध निष्पादन, और 5वां आता है प्रभावी नियंत्रण। इस प्रकार से उद्देश्य द्वारा प्रबंध से एक संगठन को होने वाले निम्नलिखित लाभ होते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध के द्वारा श्रेष्ठ प्रबंधन संभव होता है।
उद्देश्य द्वारा प्रबंधन के द्वारा एक संगठन को कुशलता पूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से उसका संचालन किया जा सकता है, क्योंकि उद्देश्य द्वारा प्रबंधन में उद्देश्य पहले निश्चित हो जाते हैं जिसके अनुसार कार्य प्रणाली अपनाई जा सकती है। दूसरा आता है सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ नियोजन। उद्देश्य द्वारा प्रबंधन के द्वारा एक नियोजन करने में या योजनाएं बनाने में सफलता होती है, क्योंकि उद्देश्य का निर्धारण कर लेने के बाद में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाती है, सभी प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं, सभी प्रकार की जो रूपरेखा है, कार्यक्रम नीतियां हैं, उनकी जानकारी हो जाती है और उसके आधार पे श्रेष्ठ नियोजन किया जा सकता है। तीसरा आता है संगठन की स्पष्टता। उद्देश्य द्वारा प्रबंधन के द्वारा संगठन की स्पष्टता संभव होती है, यानी औपचारिक संगठन होता है उसमें सभी प्रकार की जो बातें होती है वो स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे इसके अंतर्गत संगठन की जो क्रियाएं हैं या क्रियाओं का सामूहिकरण है, सत्ता है, अधिकार है या अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य आपसी संबंधों का निर्धारण है, ये सभी प्रकार की बातें जो होती हैं बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, इससे फायदा संगठन को मिलता है। उसके बाद में वचनबद्ध निष्पादन। उद्देश्य द्वारा प्रबंधन में उद्देश्य का निर्धारण हो जाने के बाद में कर्मचारी जो होते हैं अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, उनको मालूम होता है कि अपने उद्देश्य कौन से हैं, कौन सा कार्य अपना करना है, किस प्रकार से करना है, ये कार्य करेंगे तो अपने उद्देश्य प्राप्त होंगे, इस प्रकार से अपने उद्देश्य के प्रति वो कटिबद्ध होते हैं। पांचवा प्रकार का प्रभावी नियंत्रण। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन के द्वारा प्रभावशाली नियंत्रण की स्थापना की जाती है। इसके अंदर योजनाओं का ज्ञान होता है, उसके अनुसार कार्य सही प्रकार से हो रहा तो नहीं हो रहा, विशेषणीय त्रुटियां होती है उनका पता लगाया जाता है तथा सुधारात्मक कार्रवाई करके और उनको दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रभावशाली नियंत्रण प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। तो ये संगठन को होने वाले जो लाभ हैं इनको हम 5 भागों में बांटा। दूसरे नंबर पे जो आता है दूसरा वो है उच्च प्रबंधकों को होने वाले लाभ। होने वाले लाभ उद्देश्य द्वारा प्रबंधन से उच्च प्रबंधकों को निम्नलिखित लाभ होते हैं। जैसे पहला है अधीनस्थों का मार्गदर्शन करने में आसानी। दूसरा है अधीनस्थों के कार्य मूल्यांकन का उचित आधार होता है। अधीनस्थों को अभिप्रेरित करना आसान चौथा है विभागों एवं कर्मचारियों में समन्वय करना सरल। इस प्रकार से उच्च प्रबंधकों को उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला था अधीनस्थों का मार्गदर्शन करना। उद्देश्य द्वारा प्रबंधन से पहले उद्देश्य का निर्धारण हो जाने के बाद में उच्च अधिकारी जो होते हैं अधीनस्थों को उद्देश्य के अनुसार उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्या करना है, किस प्रकार से कार्य करना है, ये सारी चीजें जो है उनको सही प्रकार से बता सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। दूसरा आता है अधीनस्थों के कार्यों का मूल्यांकन का उचित आधार मिल जाता है। उद्देश्यों का द्वारा प्रबंधन द्वारा उद्देश्य निर्धारित हो जाने के बाद में
उद्देश्य के अनुसार अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका सही प्रकार से उनका मूल्यांकन किया जाता है कि उद्देश्य के अकॉर्डिंग सही प्रकार से कार्य हो रहा कि नहीं हो रहा, ज्यादा कार्य हो रहा या कम हो रहा, गति किस प्रकार से, सभी प्रकार से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अधीनस्थों को अभिप्रेत करना आसान। उद्देश्य द्वारा प्रबंध जो होता है, इसका एक और जो मैंने फायदा ये मिलता है कि उद्देश्यों के अनुसार कर्मचारियों को मोटिवेट किया जा सकता है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों को मोटिवेट करना बहुत आवश्यक होता है। कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए जैसे उसको प्रबंध में सहभागिता है, लाभांश में हिस्सेदारी है, उनको प्रशिक्षण देना है, उनकी वेतन में वृद्धि करनी है, कई प्रकार से उनको मोटिवेट किया जा सकता है। इसके अलावा उनका नेतृत्व भी आसानी के साथ किया जा सकता है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध से एक और लाभ मिलता है कि विभिन्न विभागीय कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित किया जा सकता है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के संगठनीय विभागों को अलग अलग बांटा जाता है, जैसे कर विभाग है, उत्पादन विभाग है, विपणन विभाग है, वित्त विभाग है, और अनेक प्रकार से उससे जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, उद्देश्य प्राप्ति के लिए उन दोनों में समन्वय स्थापित किया जाता है, तालमेल स्थापित किया जाता है, ताकि उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे। तीसरा जो इसके अंतर्गत आता है वो है उद्देश्य द्वारा प्रबंध से अधीनस्थों को होने वाले लाभ। अधीनस्थों को होने वाले लाभ। उद्देश्य द्वारा प्रबंध से अधीनस्थों को निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला उनको लाभ होता है लक्ष्य की प्राप्ति होना या लक्ष्य का ज्ञान होना। इस प्रकार से उद्देश्य द्वारा प्रबंध से उद्देश्य सिद्धांत होते हैं, उनके द्वारा अधीनस्थ को लक्ष्य का ज्ञान होता है, इसलिए उद्देश्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। दूसरा होता है कार्य की संतुष्टि। अधीनस्थों को कार्य में संतुष्टि होने से उनकी निराशा जो होती है वो समाप्त हो जाती है। तीसरा आता है कार्य में अभिवृद्धि। उद्देश्य पहले निर्धारित करने के बाद में कार्य की गति उनकी तेज होती है और लक्ष्य को आसानी के साथ प्राप्त किया जा सकता है। चौथा आता है उच्च अधिकारी जो होते हैं उनकी अपेक्षाओं का ज्ञान हो जाता है। उद्देश्य की प्राप्ति हो जाने के बाद में अधीनस्थ होते हैं, उनको इस बात की प्राप्ति होती है कि अधिकारी उनसे क्या चाहते हैं, उनकी अपेक्षाएं कौन कौन सी हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कार्य कर सकते हैं। पांचवा आता है अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में रहने से सभी प्रकार की जो भ्रांतियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। किसी प्रकार का विवाद वगैरह होता है वो भी समाप्त हो जाता है, और किसी प्रकार की समस्या वगैरह होती है तो तुरंत उनके संपर्क में रहते हैं। इस कारण से भ्रांतियां दूर हो जाती हैं और पहल क्षमता में वृद्धि। कर्मचारी जो होते हैं उद्देश्य के अनुसार अपनी योजनाएं वगैरह बना सकते हैं, उनके विकसित योजनाएं कर सकते हैं जिसके आधार पर उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार से उद्देश्यों द्वारा प्रबंध जो है उनसे होने वाले लाभों को हमने 3 भागों में बांटा। पहला है संगठन को होने वाले लाभ, दूसरा उच्च अधिकारियों को होने वाले लाभ, और तीसरा जो आता है वो अधीनस्थों को होने वाले लाभ। नेक्स्ट टॉपिक आता है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। ये दोष उद्देश्य द्वारा प्रबंध के दोष। उद्देश्य द्वारा प्रबंध के दोष निम्नलिखित है। जैसे पहला है उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई। दूसरा आता है संतुलन की समस्या। तीसरा जो आता है बेलोचता की समस्या, और चौथा है वो है
अन्य दोष। इस प्रकार से उद्देश्य द्वारा प्रबंध से होने वाले जो प्रमुख हानियां वो निम्नलिखित है। पहला आता है उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई। उच्च प्रबंधक जो होते हैं, उच्च अधिकारी जो होते हैं, उनको उद्देश्य निर्धारण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी भी उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध होता है, किसी भी संस्था की रूपरेखा होती है, किसी भी संस्था के आधार माने जाते हैं। इसलिए उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध होता है, उद्देश्य निर्धारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें अनेक प्रकार की कठिनाई आती है, क्योंकि आज का जो वातावरण होता है उसमें परिवर्तन होता है, नीति में परिवर्तन होता है, सरकार की नीति में परिवर्तन होता है, उनका पूर्वानुमान लगाना आसान नहीं होता। उद्देश्यों का जो अंतर गठबंधन जो होता है वो भी आसान नहीं होता। इस कारण से उद्देश्य निर्धारण में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, जिसे सही प्रकार से उद्देश्य निर्धारण नहीं हो पाता। एक होता है संतुलन की समस्या। दीर्घकालीन उद्देश्य और अल्पकालीन जो उद्देश्य होते हैं उनमें संतुलन की समस्या है कि दीर्घकालीन उद्देश्य किस प्रकार से निर्धारित किए जाए, अल्पकालीन उद्देश्य किस प्रकार से, दीर्घकालीन उद्देश्य कौन से हो, अल्पकालीन कौन से हो, उनके मध्य जो अंतर होता है उनको सही प्रकार से संतुलन स्थापित करना बहुत ही मुश्किल होती है। एक बेलोचता की समस्या आती है। बेलोचता की समस्या इस प्रकार से कि वातावरण में अनेक प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, नीति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और उनके अनुसार उद्देश्यों को परिवर्तन करना संभव नहीं होता। इसलिए अविवेकपूर्ण जो उद्देश्य होते हैं, सही जो उद्देश्य नहीं होते, उनके अकॉर्डिंग भी काम करना मजबूरी हो जाती है। इसके अलावा उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध होते हैं उनमें भी अनेक प्रकार की कठिनाई और देखनी पड़ती हैं। जैसे सभी प्रकार के जो अधीनस्थ होते हैं, अधिकारी होते हैं, उसमें सहभागिता व सहयोग का भी अभाव पाया जाता है। कर्मचारियों में अभिप्रेरणा का अभाव पाया जाता है। उनको नेतृत्व ठीक प्रकार से नहीं किया जाता। कई प्रबंध शास्त्रियों का ये मानना है कि उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध होता है उसमें समय अधिक लगता है। इस प्रकार संगठन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं और उद्देश्य द्वारा दीर्घकालीन जो उद्देश्य होते हैं उनके ऊपर ध्यान न देकर के अल्पकालीन जो उद्देश्य होते हैं उनके ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार से उद्देश्य द्वारा प्रबंध से अनेक प्रकार के दोष होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो पढ़ा है वो है प्रबंध की जो तकनीक, जो आधुनिक तकनीक मानी जाती है वो है उद्देश्य द्वारा प्रबंध। तो इस प्रकार से आज हमने उद्देश्य द्वारा प्रबंध से होने वाले लाभ और दोष पढ़े। उसके बाद में इसकी जो आगे का जो है व्यूरचनात्मक प्रबंध और अपवाद द्वारा प्रबंध, इसके बारे में जानकारी कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।